हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च के बारे में बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन, नीड, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा नीड के बारे में आपको बताया है, ताकि थोड़ा सा कुछ तो आपको रिसर्च के बारे में पता चले कि हाँ, रिसर्च किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिसर्च, या फिर रिसर्च की नीड क्या होती है। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे BSc से MSc में आते हैं तो रिसर्च का नाम सुन के ही थोड़ा सा उन्हें घबराहट होने लगती है, जैसा मैंने एनालाइज किया है। तो बट बहुत ही, अगर आप विद कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से ब्रेक करके अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। तो टर्म रिसर्च जो है वो दो, जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, नाम में ही काम छिपा होता है। रिसर्च, री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स खोजना। जैसा कि मेरे हर एक वीडियो में या फिर हर एक कंटेंट में बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस तरह से समझा के आपको इस तरह से सिंपलेस्ट डायग्राम और सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करती हूँ कि आपको समझने में, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सारा कंटेंट मैं साई बेसिक जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं PDF के फॉर्म में शेयर कर दिया करती हूँ। जो UG PG वाले बच्चे हैं, जो CSIR नेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन करें, मीन्स लाइफ साइंस के कैटेगरी में जो है, उनके लिए साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और जो बच्चे UPSC जूलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए साई बेसिक्स UPSC जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं सारा PDF शेयर कर दिया करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि और हर एक बच्चे का प्लेलिस्ट अलग है, तो जो भी टॉपिक सर्च करना है अपने अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च मीन्स री मीन्स अगेन और सर्च मीन्स खोजना। कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसको रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस एम्ड एट इंक्रीजिंग नॉलेज थ्रू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मीन्स ये एक सिस्टमेटिक और क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जिसका मेन एम क्या होता है कि आप नॉलेज को इंक्रीज करना, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको थोड़ा सा और इन्हांस करना। किसके थ्रू, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और देन उसे एनालाइज करते हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्च क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस होता है एम्ड एट इंक्रीजिंग नॉलेज थ्रू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। और ये टर्म री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स खोजना, बहुत ही सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो रिसर्च में समझ में आया क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड मिनिमाइज बायसनेस। मीन्स क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स इन्वेस्टिगेट करता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे। जैसे कि अभी हमारा देश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कौन सा डिजीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब उसका क्या रेट है, ये सब कुछ अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ रिसर्च चल रहा है सब चीज़ पे। तो ये इन्वॉल्व करता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो डेटा हमारे पास है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर उसमें किसी तरह की बायसनेस तो नहीं है। बायसनेस मीन्स क्या होता है, झुकाव, मीन्स कोई वन साइडेड रिजल्ट तो नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च कैन बी डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। अल्टीमेटली इट्स मेन गोल और इट्स पर्पस टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन और रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। अल्टीमेटली इसका मेन गोल क्या होता है और पर्पस क्या होता है, ताकि ये नया इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर सके और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रेक्टिफाई कर सके। क्लियर हो गया। रिसर्च टर्म क्या होता है, री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स खोजना, ये तो ठीक है, वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ये एक सिस्टमेटिक और क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जिसका मेन एम क्या होता है, नॉलेज को इंक्रीज करना। किसके थ्रू, तो कुछ डेटा को कलेक्ट करके, उसे ऑर्गेनाइज करके और उसको उसके बाद फिर एनालिसिस करके। ये इसके अंतर्गत क्या आता है, इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड मिनिमाइज बायसनेस। मीन्स किसी तरह की बायसनेस, कोई झुकाव, वन साइडेड रिजल्ट ना हो, इसका ये सर्च करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स टू इंश्योर एक्यूरेसी। रिसर्च कैन भी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। और मेन गोल तब इसका क्या है, इसका जो मेन गोल या फिर पर्पस होता है वो होता है कि नए इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करना और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रेक्टिफाई करना। मीन्स वो जो यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सही है या नहीं है, उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।
नीड ऑफ रिसर्च क्या होता है, अब ज़रूरत क्या पड़ी, रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो रिसर्च इज एसेंशियल फॉर वेरियस रीजंस सिंस इट इज़ फंडामेंटल एक्टिविटी दैट ड्राइव्स प्रोसेस अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। कौन कौन सा फील्ड अभी हम देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रीजंस आर, क्या क्या। सबसे पहला नंबर वन है आपका नॉलेज एडवांसमेंट। तो इट सिस्टमेटिकली डिस्कवर्स न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये सिस्टमेटिकली डिस्कवर करता है कुछ नए फैक्ट्स को और वेरीफाई करता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रेक्टिफाई करने का काम करता है। सबसे पहला नीड क्या हो गया, नॉलेज एडवांसमेंट। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च हेल्प्स टू डिफाइन प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, टेस्ट सॉल्यूशंस, कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये जो रिसर्च है वो हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में। मीन्स हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस मीन्स क्या हो गया, हाइपोथेसिस मीन्स अवधारणा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो उसको ये फॉर्मुलेट करके कुछ टेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। आगे हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, कुछ हाइपोथेसिस फॉर रिजेक्शन होता है, कुछ हाइपोथेसिस फॉर एक्सेप्टेंस होता है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है कि इन सारे नॉलेज को इकट्ठे करके, गैदर करके हम एक एक्यूरेट डिसीजन तक पहुंच सके। ठीक है, तो दूसरा, पहला क्या हुआ, नॉलेज एडवांसमेंट। दूसरा हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस। तो अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन इंश्योर्स रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स, मिनिमाइजिंग बायसेस एंड एरर्स। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स क्या, एक जो वेल स्ट्रक्चर्ड जो रिसर्च डिजाइन किया जाता है वो इंश्योर करता है कि ये विश्वसनीय, रिलायबल है या नहीं है, और इसका जो रिजल्ट है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, उसको मान्यता मिली है नहीं। क्यों, क्योंकि ये मिनिमाइज करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बायसेस को और एरर्स को। मीन्स कोई झुकाव इसमें नहीं देखा जाता, और जो त्रुटियां हैं, जो एरर्स हैं, उसको भी ये मिनिमाइज करता है। तो तीसरा क्या हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस। चौथा हो गया इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसर्च इन हेल्थ केयर, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, इम्प्रूविंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चैलेंजेस। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है, तो हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है, उसके रिजल्ट पे, आउटकम पे, कि हाँ ठीक है इस डिजीज़ का ये मेडिसिन चल रहा है, उसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उस पर रिसर्च करके बताया जा सकता है कि हाँ ठीक है इस एरिया में, इस एरिया के लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो यह हेल्थ केयर में भी हेल्प करता है। साइकोलॉजिकल भी हेल्प करता है, और सोशल साइंसेज में सामाजिक रूप से भी ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, तो 4 नीड हमने आपको बताया, कौन कौन सा। पहला नॉलेज एडवांसमेंट, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा क्वालिटी एश्योरेंस, और चौथा इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो मैंने अपने हैंड रिटन कंटेंट आपको बताया। थोड़ा बहुत जो हमको ऑनलाइन सोर्सेज पे या फिर किसी बुक में कुछ अच्छा लग जाता है तो वो मैं थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट भी, डायग्राम वगैरह आपको शो करती हूँ, ताकि आपका कंटेंट थोड़ा इफेक्टिव लगे। हैंड रिटन में इसलिए प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नेचुरल लगता है। आप कहते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक तरीका। कोई भी फूड आप लेते हैं तो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए। तो बस मेरे कंटेंट का वही है, मेरा बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक और हर्बल होता है। तो नीड ऑफ रिसर्च में नरिशिंग द माइंड्स, वैसे माइंड को नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग इशूज़, किसी भी इशू को समझने की कोशिश करता है। बिजनेसेस में सक्सेस प्रोवाइड करता है। और न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया डिस्कवरी करके नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो ये भी आपको 4 पॉइंट हो गया, मैंने समझा भी दिया ये 4 पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, इस स्लाइड पे मैं आऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको हैंड रिटन समझाऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, सिस्टमेटिक। इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डरली प्रोसेस। ये जो है बहुत सिस्टमेटिक वे में कोई रिसर्च होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्डरली प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिनिमाइजेस बायसेस एंड पर्सनल फीलिंग्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का झुकाव इसमें नहीं दिखा गया है, तो ये बायसनेस को मिनिमाइज करता है। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का पर्सनल फीलिंग नहीं आता है बच्चों। ठीक है, किसी भी तरह का पर्सनल फीलिंग्स इसमें नहीं देखा गया है। पहला क्या हो गया, सिस्टमेटिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया। सिस्टमेटिक क्या करता है, तो ये एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरली प्रोसेस होता है, को फॉलो करता है। और ऑब्जेक्टिव मीन्स ये बायसनेस को मिनिमाइज करता है और कोई पर्सनल फीलिंग इसमें नहीं आ सकता। तीसरा हो गया एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, जो डेटा लेते हैं, उसके बाद फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये किसी न किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है।
ठीक है, ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च का थर्ड पॉइंट। चौथा क्या हो गया पर्पसफुल। पर्पसफुल होना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है रिसर्च में। मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू जनरेट न्यू नॉलेज और सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कुछ ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करना चाहिए जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो और कुछ नया नॉलेज क्रिएट कर सके। ठीक है, तो वो रिसर्च जो है पर्पसफुल होना चाहिए। उसके बाद क्या है लॉजिकल एंड रेशनल। लॉजिकल और रेशनल होना चाहिए, मीन्स रिसर्च यूजेज लॉजिकल रीजनिंग टू ड्राइव कंक्लूजन्स इंश्योरिंग दैट फाइंडिंग्स आर वैलिड एंड रिलायबल। मीन्स आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आपके सामने आया है वो वैलिड हो सके, रिलायबल हो सके, मीन्स विश्वसनीय हो सके, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। तो रिसर्च यूजेज लॉजिकल रीजनिंग टू डिराइव कंक्लूजन्स इंश्योरिंग दैट फाइंडिंग्स आर वैलिड एंड रिलायबल। और छठा क्या है इनोवेटिव। आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च ऑफन सिक्स टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। ये जो रिसर्च करते हैं वो नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, इनोवेट करता है, इनोवेटिव होता है। तो मैंने क्या क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में, मैंने आपको बताया क्या मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक, एम्पेरिकल, ऑब्जेक्टिव, पर्पसफुल, लॉजिकल एंड रेशनल। ठीक है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया। उसके बाद आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च पे। अच्छा, ये तो मैंने आपको हैंड रिटन कंटेंट दिखाया, थोड़ा सा इसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, गुड रिसर्च के क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव, एक्टिव, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस होना चाहिए। ठीक है, एक गुड रिसर्च का ये रिसर्चर का ये क्वालिटी होता है। और अब लास्ट में आऊँगी किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च तो मैंने रिसर्च का उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रिसर्च ड्राइव्स, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्हांसेस हेल्थ केयर, स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो रिसर्च जो है वो ड्राइव करता है किसे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, हेल्थ केयर को इन्हांस करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। रिसर्च इज वाइटल फॉर एडवांसिंग नॉलेज एंड सोशल प्रोग्रेस। रिसर्च इज नेसेसरी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑब्वियस है, पर्सनल ग्रोथ भी प्रोफेशनल ग्रोथ भी दिखना चाहिए। रिसर्च हेल्प्स टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड इशूज। आप जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं वो हेल्प करता है कि जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल होना चाहिए और इंडिविजुअल को इनेबल कर सके किसी भी इशूज़ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। ठीक है, रिसर्च ऑल्सो प्रमोट्स कोलेबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, कंट्रीब्यूट टू सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। रिसर्च जो है वो प्रमोट करता है किसी भी डिसिप्लिन के साथ, किसी भी नियम के साथ कोलेबोरेट करने में और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्यूशन पहुंचाने में। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, तो अल्टीमेटली रिसर्च इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डिस्कवरी एंड शेपिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड कैपेबल सोसाइटी। और ये सोसाइटी को एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ अवगत करवाता है और उसे कैपेबल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ से थोड़ा बहुत मुझे कंटेंट अच्छा लगता है तो वो भी मैं अपने कंटेंट में प्रोवाइड करती हूँ। जैसा कि देखिए ये भी है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। तो एडवांसिंग नॉलेज मैंने बताया, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इंपॉर्टेंस भी आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक भी बताया, हैंड रिटन भी आपको प्रोवाइड किया कंटेंट, और थोड़ा बहुत जहाँ से मुझे अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, और ये सारा कंटेंट मैं PDF के फॉर्म में साइब बेसिक जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो, एक फीडबैक तो ज़रूर बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।